क्लास 10th के ऑलमोस्ट सभी बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं। या तो प्री बोर्ड 1 हो चुका है तो सेकंड होना है, या भी एक भी नहीं हुआ, होना बाकी है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो सबसे ज्यादा आपको करता है सारी बुक्स में से परेशान, क्योंकि लेंदी ही इतना है। लेकिन आप जानते हैं कि साइंस एंड फन का 80-20 रूल तो पूरे यूट्यूब पे सबसे फेमस है। तो उसी के चलते मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री का 80-20 रूल बनाया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एंड फन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो कंप्लीट हिस्ट्री को आपकी कवर कर लेगा। आप जानते हैं ना, 25 क्वेश्चंस तो अकेले नेशनलिज्म इन यूरोप से ही बनते हैं, लेकिन यहां मैं नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर, ये चारों चैप्टर्स के सारे सब्जेक्टिव मैप बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी लेके आपको पढ़ाने वाली हूं। तो ये कंप्लीट सेशन एक पावर पैक सेशन होने वाला है। पूरा सेशन एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन अगर समझ में भी आ गया ना तो आप बना के एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे मैं ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहां ना प्री बोर्ड्स हो रहे हैं और हर प्री बोर्ड का मेरे पास पीडीएफ है। मैंने सारे प्री बोर्ड्स के पीडीएफ्स को टैब्स में ओपन करके, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, वहां मैंने स्टोरी भी डाली थी कि सारे टैब पे खुले हुए हैं और मैं उससे ये पीपीटी फॉर्म कर रही थी। एंड यू विल बी ऑल्सो अमेज्ड टू नो कि सभी क्वेश्चंस के बने बनाए आंसर्स और एज इट इज क्वेश्चंस मुझे मिले इस किताब में, यानी कि शिवदास में। हर एक बच्चा परेशान था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। सारे सवाल ए टू जी जितने भी सवाल थे उन बच्चों के प्री बोर्ड्स में आए हुए, एग्जैक्ट सेम भाषा में। बेटा, सेम भाषा मिलना बड़ी मुश्किल होती है, आंसर मिल जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलते। एज इट इज क्वेश्चन इस किताब में से पूरे के पूरे मुझे मिले और बहुत आसानी हो गई फिर ये पीपीटी बनाने में, क्योंकि आंसर साथ में मिल गए ना, तो आपको सब में समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बच्चों, आप सभी जानते हो ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है। ऑल्सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो मैंने इसका NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके लेक्चर इसी यूट्यूब पे डाल दिया है, इसी चैनल पे डाल दिया है। सारे के सारी चीजें आपको उस एक लेक्चर में मिल जाएगी, मतलब सब कुछ, पिक्चर्स, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब कुछ। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहला, सबसे अहम, और इस प्री बोर्ड में काफी ज्यादा, मैं आपको ना देखो, जैसे मैं इस वाले चैप्टर से 11 क्वेश्चंस लाई हूं, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से क्वेश्चंस है। तो भैया 80-20 रूल क्या है आपको पता है ना? हम पूरे सिलेबस को सिर्फ 20% सिलेबस करेंगे, जिससे हमारा 80% मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं सच बता रही हूं बहुत सारे पेपर्स में आया है। तो इन 10 क्वेश्चन में से भी मैं आपको बताऊंगी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिर भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। एग्जाम में कभी भी गलती मत करना, जल्दबाजी मत करना। पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, ये मत करना फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज देख दिया और लग पड़े लापात्री ली सिटी और लिखने में। आएगा इसमें वही, लेकिन हमेशा एसएसटी के पेपर में क्वेश्चन को 2 बार रीड करना, ये सबसे पहला रूल है, ठीक है? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच लोगों में ऐसा रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया जिससे लोगों को एकजुट यानी कि यूनिटी फील हुई। तो क्या क्या किया बच्चों? सब कुछ मैंने बोल्ड में इसीलिए इसको किया है अलग कलर से, ताकि आपको एग्जाम में पता हो कि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे रही, मैं आपको लिखने का सलीका भी सिखा रही हूं कि किस तरीके से आप लिखेंगे। पहला पार्ट कि ला पात्री यानी कि फादरलैंड एंड ली सिटियन यानी कि सिटीजन, इन्होंने ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया सभी लोगों को इक्वालिटी,
फील करवाने के लिए। द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि सब लोग बराबर है भैया संविधान के नीचे, ये दिखाने के लिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, अब क्या कर दिया मैंने, फ्रेंच फ्लैग जो रॉयल स्टैंडर्ड दिखाता था, आप चाहें तो इसका कलर भी लिख सकते हैं, रेड ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है। पहले वाला फ्लैग हट गया, नया फ्लैग रॉयल फ्लैग आ गया। The States General was elected by the body of active citizens and renamed National Assembly। और क्या फॉर्म की गई वहां पे, क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनल असेंबली, ठीक है जी। चलिए, नए नए गीत बनाए गए, नई नई शपथ ली गई और बहुत सारे नेशन के नाम पे चीजें की गई। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसके तहत हर जगह सिमिलर वेट्स एंड मेजरमेंट्स का इस्तेमाल होगा। जहां केजी है वहां पे भी केजी ही रहेगा, मीटर है तो मीटर ही रहेगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो हटा दी गई ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाए। कस्टम ड्यूटीज क्या है बच्चों, टैक्सेस लगाना। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो छोटी मोटी भाषाएं जो यूज की जाती थी उसको डिस्करेज किया गया और सिर्फ फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट किया गया। तो ये आपके हो गए बच्चों पॉइंटर्स। कितने पॉइंटर, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लिखने हैं एग्जाम में, 5। कितने लिखने हैं एग्जाम में, 5। 7 मेमोराइज करोगे तो ही 5 याद रह जाएंगे। तो ये आपके लिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। कोई और किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हिस्ट्री में, ये मेरी गारंटी है। एक ये पीपीटी मोर देन इनफ है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करो, मिल जाएगी पीपीटी, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट सवाल, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप। नेपोलियन जी के टाइम पे जो रिफॉर्म्स, जो चेंजेस लाए गए उनके बारे में लिखिए। How would you evaluate Napoleon as an administrator who created a more rational and efficient system? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ मुझे कमेंट्स में, क्या बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या ही नहीं, उसका सॉल्यूशन भी निकालो, कि समझो एक चीज को कि यहाँ पे नेपोलियन की बात हो रही है, उसके रिफॉर्म्स की बात हो रही है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि नेपोलियनिक कोड, यानी कि नेपोलियनिक कोड। और ये इस चैप्टर का अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, द इंपैक्ट ऑफ नेपोलियनिक रिफॉर्म्स ऑन द रेस्ट ऑफ द यूरोप वर। हमेशा इंट्रोडक्टरी लाइन होना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट डालो। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी डेमोक्रेसी, जानते हैं हम सब। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने एफिशिएंट सिस्टम लेके आया। क्या किया इन्होंने, सिविल कोड लागू किया जिसके थ्रू जिन भी लोगों को प्रिविलेजेस बाय बर्थ थे, क्लर्जी, नोबिलिटीज, सब कुछ इन्होंने ले लिया और सबको बराबर रखा। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी भी दी। मैम एग्जाम में नहीं याद आया तो एक पॉइंट बना इसका कि ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ ले लिए, दूसरा पॉइंट बना इसका राइट टू प्रॉपर्टी दी। पॉइंट को तोड़ दो, दिमाग लगाना, बस पॉइंट्स को तोड़ देना। क्या किया इन्होंने भैया सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सिमिलर टू फ्रेंच रेवोल्यूशनरी। इन्होंने फीडियल सिस्टम हटा दिया, कोई लोन वोन का चक्कर सब हटा दिया इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ कर दिया, यानी कि लोग ग्रुप फॉर्म कर सकते थे। इन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को आसान कर दिया ताकि ट्रेड आसानी से हो, ट्रेड मजे से कर पाए ताकि देश में खुशहाली रहे। अगला सवाल, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। याद रखना, लिबरलिज्म से लिबर मतलब होता है फ्री। तो यहां पे हम बात करेंगे सारे के सारे जो भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे, दैट इज ज़ोल्वरीन। दिमाग में रखना, याद है ना ज़ोल्वरीन का कंसेप्ट 1834, वो दिमाग में रखना। अब आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलीड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सवाल सेम है, सिर्फ और सिर्फ भाषा डिफरेंट है। क्या आएगा इसके अंदर, लिबरलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वालिटी हो सबकी। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों की मर्जी से सरकार चुनो, ठीक है। इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब राजा का राज को इसने खत्म किया।
प्रिविलेजेस को खत्म किया और संविधानिक तरीके से देश चलाने के ऊपर बात की। ठीक है, सिंपल। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो। अगर 5 नंबर में आ गया तो 2 पॉइंटर्स फॉर ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन में क्या किया था? ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था ताकि स्मूथली ट्रेड का आना जाना हो जाए। मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, अनदर इंपॉर्टेंट। ईयर याद रखना, 1 मार्कर आ जाता है। कंट्रीज याद रखना जो भी इन्वॉल्व थी, बार्प या बी प्राक, जो भी आप कर सको। सो जी, द मेन एम वॉज टू अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस। इनका मेन एम क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना में मेन एम क्या था? कि जो भी चेंजेस नेपोलियन लेके आया था, भैया वो तो हार गया 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। बेटा मेरे को आपको ना चैप्टर की भी समरी देनी थी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस एकदम लाइन वाइज लाई हूँ। मेरे को 2 दिन ये पीपीटी बनाने में लग गए, बस मैं सारे क्वेश्चंस लाइन वाइज लाई हूँ। कि सबसे पहले टॉपिक क्या आया? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, नेपोलिक कोड, लिबरलिज्म, ट्रीटी ऑफ वियना, यूनिफिकेशंस, बल्कन्स, सब लाइन में, रोमांटिसिज्म, सब लाइन में आएगा तुम्हारे पास। हाँ जी, तो इस यार मेहनत के बदले एक लाइक तो बनता है ना सेशन पे, और एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है। चलिए, सो द मेन एम वाज टू अंडू। भैया नेपोलियन तो हार गया, अब उसकी जो भी उसने किया उसको चेंज करने की जरूरत थी। बर्बन डायनासिटी विच वाज डिस्ट्रॉयड, जो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लुई 16 के परिवार को डिस्ट्रॉय किया था, वो वापस रिस्टोर किया जाए। फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज को खो दिया था नेपोलियन के हाथों। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप टू द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के इर्द गिर्द लगा दिए बाउंसर स्टेट्स, जिससे कोई भी एंटर ना कर पाए फ्रांस को। और वापस से इन्होंने रिस्टोर करने की बात की थी। किसको? बर्बन डायनास्टी को। प्रूशिया को सारा का सारा कंट्रोल दिया वेस्टर्न फ्रंटियर्स की तरफ। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो भी इन्होंने डिवीजन ऑफ स्टेट्स किए थे नेपोलियन जी ने, बंटवारे किए थे, उनको एज इट इज छोड़ दिया था। रशिया को पोलैंड दे दिया था। प्रूशिया को सेक्सोनी का एक पार्ट दे दिया था, वहां पे एक जगह थी। मोनार्की को रिस्टोर किया गया, किसके हिसाब से? कंजर्वेटिव्स के हिसाब से। कौन थे कंजर्वेटिव? सोशलिज्म चैप्टर सबसे गंदा। ऐसे लोग जो चेंज चाहते थे लेकिन अपने ट्रेडिशन को भूलना नहीं चाहते थे, और इनके लिए ट्रेडिशन क्या था? मोनार्की। तभी ये लोग वापस से कंजर्वेटिज्म लेके आए थे। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है भी। अब आ गए हम रोमांटिसिज्म टॉपिक पे। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब ने लोगों के अंदर नेशन के प्रति प्यार जगाया। तो बेटा जी, रोमांटिसिज्म ये एक ऐसी कल्चरल मूवमेंट थी जिसने देश के प्रति लोगों के दिल में एक ऐसी आस जगा दी, प्यार जगा दिया कि भैया उनको अपने देश के प्रति फीलिंग आने लगी। आर्टिस्ट, पोएट्स, इन सब ने साइंस और रीजन को दबाया, सप्रेस किया, और फीलिंग्स और इमोशंस को ज्यादा हाईलाइट किया। द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर claimed that through folk songs, folk poetry, folk dances, true spirit of the nation could be popularized. उनका कहना था कि लोकगीत, लोक गाने बना के लोगों के मन में देश के प्रति प्यार जगाया जा सकता है। They gave emphasis on vernacular language. इन्होंने फोकस किया आसान भाषा पे, ताकि सभी, बेटा ये क्वेश्चन आते ना 5 में से 5 ले जाना, क्योंकि बात क्या लिखनी है? वही बात लिखनी है जो एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने से पहले करेगा। उसको अच्छे जेस्चर्स देने के लिए, उसके लिए गाने गाएगा, एकदम तुझे देखा तो ये जाना सनम टाइप्स का, है ना भाई? गाना गाएगा, उसके लिए कहानियां बनाएगा, उसको खुश रखेगा। वही चीज यहाँ पे की गई। डांसेस, कोई कैसे इंप्रेस करता है, कोई कैसे इंप्रेस करता है। ओके, सो एक्सप्लेन द वेज। अब ना इसी टॉपिक के नीचे एक क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया, लैंग्वेज ने, भाषा ने, जिससे लोगों के मन में प्यार जागा अपने नेशन के लिए। तो यहां पे हम कहानी सुनाएंगे पोलैंड नाम की जगह की, और ये इसी तरीकों से आता है, अलग अलग तरीके से। मेरी बात ये मान के रखना यार, मतलब मैं अभी आपको सच सच बता रही हूँ, मैं एक पेपर आपको ना यूट्यूब पे ही सॉल्व करवाऊंगी। माउंट आबू पब्लिक स्कूल का पेपर है, हमारे यहाँ का, रोहिणी का। क्या पेपर है यार, एक एक क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड, एक क्वेश्चन, मजेदार। तो ऐसे आते हैं एग्जाम में।
तो भैया पोलैंड हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स। इन ग्रेट पावर्स का क्या था? रैप, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया। रैप, इवन थ्रू इट डिड नॉट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तब भी इसके मन में अपने देश के लिए प्यार तो था। यहां पे थे बेटा मेजॉरिटी में रशियन लोग। इसी के चलते आए कैरल कुरपिंस्की। इन्होंने कहा कि नेशन के प्रति स्ट्रगल करना है तो ओपेराज और म्यूजिक को इन्होंने काफी बढ़ावा दिया, जिसमें इन्होंने पॉलिश भाषा का इस्तेमाल किया, पोलैंड की भाषा का। रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को तो बैन कर दिया था, लेकिन बहुत सारे पोलैंड के लोग अपनी ऑफिशियल टर्म्स में क्या भाषा यूज करते थे बच्चों? पॉलिश। क्या भाषा यूज करते थे? पॉलिश भाषा ही यूज करते थे अपनी गैदरिंग्स में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में, वो पॉलिश भाषा यूज करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने एज अ वेपन इस्तेमाल किया। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स को जेल में डाला गया, इनको साइबेरिया भेज दिया जेल में। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनियंस। कुछ मिला नहीं उनको, लेकिन एक तरीका था यार, उनका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका था। ओके, नाउ द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था यार ये तो। एग्जाम्पल दीजिए। 1830s were years of great economic hardship in Europe in the following ways. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population. सबसे पहले कहानी बनाओ, हार्डशिप क्यों आई? पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोग बहुत ओवर क्राउडेड तरीके से सिटीज में आ गए थे। छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स बाहर से आई हुई चीजों से स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे। कुछ रीजन जहां पे यूरोपियंस में एरिस्टोक्रेसी अपर क्लास में थी, वो लोअर क्लास पेजेंट्स को, आर्टिशियंस को दबाती थी, जिसकी वजह से लो प्रोडक्शन की वजह से हाई फूड प्राइस हो गए और बहुत ज्यादा पॉवर्टी उस देश में आ गई। फूड इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी आ गई। बस ये है इकोनॉमिक हार्डशिप। ओके, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क। देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क की कहानी अगर पूछेंगे तो बात सारी किस पे आके अटकेगी? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मेरे बच्चों, मैं कह रही हूं अगर यूनिफिकेशन एग्जाम में आ जाती है तो बल्ले बल्ले करना, क्योंकि अब तक तो तुमको यूनिफिकेशन आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। ध्यान से सुनना, कहानी की तरह सुनना। ऑटो वन बिस्मार्क एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए जर्मनी के। जर्मनी को क्या करने में? यूनिफाई करने में। सबसे पहली कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, सेंट पॉल चर्च में ये लोग मिलते हैं। वहां पे जर्मन लोग जो थे वो फ्रेडरिच विलियम को बोलते हैं कि आप हमारे देश के राजा बन जाओ, लेकिन हमें यूनिफाई कर दो। रूसिया के किंग फ्रेडरिच विलियम साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्यों, मतलब तुम क्यों मुझे अपने यहाँ का ऑटोक्रेसी हटा के तुम मुझे ऑफर कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बाद में जाके फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है और प्रूशिया के नए राजा केसर विलियम मान जाते हैं इनकी मदद करने के लिए। प्रूशिया लीडरशिप लेते हैं नेशन को यूनिफाई करने की, जर्मन नेशन को यूनिफाई करने की, जिसके अंदर वो अपॉइंट करते हैं ऑटो वन बिस्मार्क को एज अ चीफ मिनिस्टर, एज द आर्किटेक्ट जो पूरा का पूरा जर्मन के यूनिफिकेशन को प्लान करेगा, जिसके अंदर 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। किसके साथ? फैड के साथ, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और तीनों की तीनों लड़ाइयां कौन जीतती है? प्रूशिया। और प्रूशिया की जीत ही जनवरी 1871 में केसर विलियम वन को यूनिफाइड जर्मनी का राजा घोषित करती है। असेंबली बैठती है, सारे के सारे स्टेट्स आते हैं, हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ वर्सलीज में ये पूरी इनकारनेशन सेरेमनी होती है, जहां केसर विलियम वन को राजा बनाया जाता है यूनिफाइड जर्मन का 1871 में। बुक में जर्मनी की यूनिफिकेशन पहले दी हुई है, लेकिन इटली की यूनिफिकेशन एक्चुअल में ईयर वाइज इससे भी पहले हुई थी। वो 1861 में हुई थी, ये 71 में हुई है, याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है। समझे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में प्रपोजल रखा, पहला प्रपोजल फ्रेडरिच विलियम ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार केसर विलियम वन जी मान गए। इसके अंदर इनकी मदद किसने की? ऑटो वन बिस्मार्क ने तो की, साथ साथ जंकर्स ने भी की। जंकर्स कौन थे? हाई क्लास लैंड ओनर्स, रिच लोग, जिन्होंने इनकी मदद करी।
और मदद करी, लड़ाइयां लड़ी, जीत गए लड़ाइयां, यूनिफाई हो गई इटली। और यूनिफाइड इटली के राजा कौन बने? केसर विलियम। सिंपल, कहानी की तरह याद करो। ओके, अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जानते हैं ना आप, इटली 7 भागों में बटा हुआ था, लेकिन हमने कितने भाग करने हैं? 4। 4 में से एक भाग किसका है? ऑलरेडी इटलिया कहती हूँ, इटली के प्रिंस विक्टर इमानुअल का। ध्यान से देखिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे पहले 1830 में ऑलरेडी गिसीप मजीनी ने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी थी। यानी कि इसका प्रोसेस 1830 में ही गिसीप मजीनी नाम के एक इंसान ने शुरू कर दिया था। लेकिन इनके रेवोल्यूशंस इनके जो थे वो खराब चले गए थे, जिसकी वजह से जो इटली थी उसमें 4 भाग थे। इकलौता भाग था जो विक्टर जी के हाथ में था, यानी कि भाग 7 थे, पढ़ने 4 हैं, याद रखना। इकलौता भाग था जो किसके हाथ में था? सर्दिनिया पीडोमन नाम का विक्टर इमानुअल जी के हाथ में था, इकलौता। बाकी सब कवर किए हुए थे अलग अलग लोगों ने, किसी पे ऑस्ट्रिया थी, किसी पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन थे, चीफ मिनिस्टर केवर, जैसे वहां पे ऑटो वन बिस्मार्क था, यहाँ पे काउंट कैमिलियो केवर जी थे, जिनमें इन्होंने टेक्टफुल अलायंस बनाई। टेक्टफुल मतलब दिमाग वाली, किसके साथ? फ्रांस के साथ। और इन्होंने सबसे पहले नॉर्थ से ऑस्ट्रिया को हटा पटका 1859 में, सबसे पहले ऑस्ट्रिया को। इसके बाद इन्होंने हेल्प ली एक गुंडे की, गिसीप गारिबल्दी। ये एक गुंडा था रेड शर्ट आर्मी का। जब इनको लगा दाल नहीं गल रही, इन्होंने मदद ली इनकी, जिन्होंने हेल्प की साउथ से बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को, 2 सिसिलीज को हटाने की। और फिर सेंटर पे बैठे हुए थे पोप्स, वो निकल लिए देखा देखी कि भैया सबका बेड़ा मतलब किसी की दाल नहीं गल रही। एंड फाइनली 1861 में विक्टर इमानुअल, जो इकलौती जगह के राजा थे, वो पूरे यूनिफाइड इटली के राजा बने। कहानी क्या है बच्चों? दोबारा से देखते हैं। 4 भाग में इटली है। सबसे पहले स्टेप में नॉर्थ से हटाया किसको? ऑस्ट्रिया को। किसके साथ? फ्रांस के साथ मिलके। सेकंड नंबर पे हटाया किसको? 2 सिसिलीज साउथ से, किसके साथ मिलके? गारिबल्दी के साथ मिलके। पोप्स अपने आप निकल गए, विक्टर इमानुअल ऑलरेडी इस पे था, तो पूरे यूनिफाइड इटली का राजा कौन बन गया? विक्टर इमानुअल। समझ में आया? ब्रिटेन की कहानी तो तुम मुझे यूं ही सुन लो, ब्रिटेन की कहानी तो तुम मुझसे पहले यूं ही सुन लो, फिर इसको हटा दूंगी मैं, हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे। क्या कहते हो, हटाऊं या रख के रखूं? तो एक स्लाइड ले लेती हूं मैं, ये यहां समझा देती हूँ ना इसके यहाँ पे। देखो, ब्रिटेन की कहानी बड़ी सिंपल सी है, सिंपल तो खैर नहीं है, फिर भी सिंपल है। पहली बात तो बेटा जी, ब्रिटेन की कहानी को स्ट्रेंज केस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेशन स्टेट था, स्टेट विद बाउंड्रीज। नेशन स्टेट है, स्टेट विद बाउंड्रीज। अब ब्रिटेन में प्रॉब्लम ये थी, लैंग्वेज के बेसिस पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। रीजन्स थे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ओहो पहले आयरलैंड, और वेल्स। बच्चों इंग्लैंड में बोली जाती थी इंग्लिश भाषा, यहां बोली जाती थी स्कॉटिश भाषा, यहां बोली जाती थी आयरिश भाषा, और यहां बोली जाती थी वेल्श भाषा। अब बेटा जी ये जो थे ना, ये बड़ी मेजॉरिटी में थे, जो इंग्लिश बोलने वाले थे ये मेजॉरिटी में थे। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया स्कॉटलैंड वालों को कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम लोग फॉर्म करेंगे ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट मेजॉरिटी में ये थे।
तो स्कॉटलैंड वालों ने कहा नहीं भाई, हम लोग स्कॉटिश पीपल है, हमारी गेलिक भाषा है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग है, हम लोग नहीं आना चाहते। इन्होंने कहा आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी भाषा, तुम्हारे कपड़े, जो तुम कहते हो वो तुम्हें हम करने देंगे, बस तुम हमारे साथ मिल जाओ। भाई शादी कर ले, तू जो कहेगी वैसा कर लेंगे। तो भैया इनकी हो गई शादी एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत, जुड़ गए लोग। और क्या फॉर्म हो गया बच्चों इससे? ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन बच्चों ये जो इंग्लैंड था, ये अरमान मलिक था शायद, एक बीवी से काम नहीं चल रहा था, आगे गए आयरलैंड वालों के पास। अभी आयरलैंड वाले खुद ही कमजोर थे, यहां पे बंटवारे हो रखे थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गए ये लोग प्रोटेस्टेंट्स के पास कि तुम लोग वीकर हो, हम तुमको साथ देते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। प्रोटेस्टेंट लोग इनकी भाषा, इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए। वॉलस्टोन नाम का बंदा था, उसने बोला कि मत मानो, ये सिर्फ तुम्हें तोड़ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं ये। इन्हें का कोई बात नहीं, नहीं माने, और फाइनली फोर्सिबली आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया 1801 में। और ये तो छोटे से ही थे, ये गोदी में खुद ही इनके पास आ गए और बन गया बच्चों ग्रेट ब्रिटेन, पूरा सबको मिला के। एक मिनट, ब्रिटेन ऑलरेडी एक नेशन स्टेट था, कोई ब्रिटिश नेशन पहले 18 सेंचुरी से पहले ऐसा नहीं था। पहली आइडेंटिटीज में 4 थे। उसके बाद इंग्लिश पार्लियामेंट में विच हैज सीट पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 कन्फ्लिक्ट वॉज इंस्ट्रूमेंट थ्रू, ठीक है, ये बताया यहाँ पे ये लोग नेशन स्टेट बन गए थे पहले ही। और एक्ट ऑफ यूनियन के तहत ये इंग्लैंड, और अच्छा जब भी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन लिखेंगे आप, जब भी लास्ट में आप लोग इनका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग और इनका फ्लैग यूनियन जैक ये जरूर डालेंगे, ये जरूर आप लिखेंगे। यहां नहीं लिखा हुआ है गॉड सेव आर, ये लास्ट लाइन डालनी है, चाहे वो 7वीं 8वीं लाइन क्यों ना हो, नोबल किंग एंड यूनियन जैक के बारे में। दैट्स इट। लास्ट यहां पे हम बताएंगे बल्कन्स के बारे में। क्वेश्चन बड़ा अजीब आता है, देखिए ये आया था क्वेश्चन माउंट आबू स्कूल में। nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment by the last quarter of the 19th century। मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हुआ। क्यों? क्योंकि नहीं समझ आया। और मैं होती एक बार में जिसने एकदम से सबसे पहले उनके प्री बोर्ड्स हुए हैं, नहीं समझ आता, क्योंकि हमने करा है why tensions emerged in Balkans as NCERT suggested। क्वेश्चन ये आया कि नेशनलिज्म नहीं बच पा रहा था अंत तक आते आते, तो यहां कहानी आएगी अंत तक की बल्कन्स की बच्चों। तो बल्कन्स ऑलरेडी क्या था बच्चों, एक ऐसा रीजन था जहां काफी ज्यादा एथनिक वेरिएशन थी, बड़े सारे नेशंस, स्लैव्स जिसे कहा जाता है, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, ये सब यहां पे पाए जाते थे। बल्कन्स का बहुत सारा पार्ट पहले ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, वहीं बाकी सारे जो थे वो थे रशिया, ऑस्ट्रिया के अंडर। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके ऑटोमन एम्पायर के अंडर से तो हट गए। बट प्रॉब्लम यहां ये आई कि इन स्लैब्स के बीच में आपस में इंटरनल जेलसी थी, राइवेलरी थी, जिसके लिए बाहर ताक लगाए बैठे थे गियर। गियर बोले तो ये रे, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरी, रशिया और इंग्लैंड, GEAR, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी एंड रशिया, कि कब इनकी फटे और हम बल्कन्स में घुस जाए, क्योंकि बल्कन्स वाज अ वेरी रिसोर्स रिच एरिया, वेरी रिसोर्स रिच एरिया, जिसकी वजह से वहां काफी वॉर्स हुई और इस सबसे रिजल्ट हुआ बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
एंड एट दिस पॉइंट नेशनलिज्म इन यूरोप आपका पूरा रिवाइज भी हो गया बच्चों 30 मिनट्स में, और पूरा आपको समझ भी आ गया, सारे क्वेश्चंस भी हो, पूरा चैप्टर इससे आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, पूरा चैप्टर। क्वेश्चन है अरेंज कीजिए इसको इवेंट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हुआ अग्रीमेंट ऑफ वियनी पैलेस 1815 में हुआ, फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 1832 में, तो ये इंडिपेंडेंट इनिशिएट किया गया था 1821 में। इटली कब हुई थी 1861 में, और ये कब हुआ था 1871 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बना, कौन सा बना, पोर्ट सबसे पहले आएगा इसमें ही है, इसके बाद सेकंड, इसके बाद फर्स्ट, सी पार्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हम बिल्कुल एक तरीके से चलेंगे बच्चों। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या थी। तो बच्चों इसका आंसर भी आप बना के लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान आप सोचिए ना क्या किया गया था, इनने जबरदस्ती क्या क्या किया था। वॉर ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों की दोनों, जिसकी वजह से डिफेंस में काफी खर्चा हो रहा था और इसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस भी काफी बढ़ रहे थे। वॉर की वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप देखी जा रही थी बच्चों, जबरदस्ती लोगों को वॉर में ठूसा जा रहा था, फूड की कमी हो रही थी, साथ ही साथ बीमारी भी आ गई थी। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की, ये ग्रीन होने की वजह से कितनी जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। आप सोचिए अगर आप एग्जाम में इतने इतने वर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे ना तो मैम को भी इतनी जल्दी समझ में आ जाए, वो आपके इज़-एम-आर इग्नोर कर देगी। इंडियंस को ये रियलाइज हुआ कि वॉर से हटना ही जरूरी है, बल्कि हम लोग तो थे भी नहीं बच्चों वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम तो थे भी नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन था तो भैया हमको जाना पड़ा और काफी प्रॉब्लम्स हमने इसकी वजह से फेस करी। अब एग्जाम में आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे सिटीज और टाउन्स में कैसे खुला, थोड़े कम कम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही। देखिए मूवमेंट स्टार्ट हुई, सबसे पहले मिडिल क्लास ने इसके लिए आवाज उठाई कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि अगर हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं तभी तो हमारे देश में मथल्ला मार के पैर जटा के बैठे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स ने ड्यूटी छोड़ दी, टीचर्स ने छोड़ दी, लॉयर्स ने छोड़ दी, सब लोगों ने अपने काम छोड़ दिए। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया मद्रास में, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया बड़े बड़े बॉनफायर्स में, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने ट्रेड करने से तक मना कर दिया, और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम उस टाइम पे काफी तेजी से ग्रो करी क्योंकि इंपोर्ट्स बिल्कुल खत्म कर दिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत। अक्सर बच्चे एनसीएम और सीडीएम में कंफ्यूज होते हैं बच्चों, थोड़े थोड़े सिमिलर भी हैं, मतलब सीडीएम में ना एनसीएम वाले सारे पार्ट्स हैं, बस सीडीएम में उनके लॉज को भी ब्रेक करता है और एनसीएम में सिर्फ उनके दी हुई चीजों को बॉयकॉट करना है, ये डिफरेंस है बस। वहां सिविल डिसोबे करेगी उनके लॉज को भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी हमारे टाइम पे, उस टाइम पे। डाउनफॉल क्यों हुआ बच्चों? कोई सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन नहीं था जहां बच्चे जाके पढ़ सकते, जहां हेडमास्टर्स जाके पढ़ा सकते, जहां लॉयर जाके केस लड़ सकते। कॉटन तो मंगवानी छोड़ दी, खादी तो बड़ी महंगी थी, कहां से भैया पहनते। तो इन सभी कारणों की वजह से ये स्लो डाउन हुई, वापस से लोग जाने लगे, लॉयर्स भी चले गए, स्टूडेंट्स भी चले गए, हेडमास्टर्स भी चले गए वापस से। ठीक है, अब आएगी सीडीएम की बारी। बच्चों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। इस क्वेश्चन में ये पांचों के पांचों पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन भी आ सकते हैं। मेंशन्ड कि विमेन का ही बताओ, रिच पेजेंट्स का ही बताओ, बिजनेस क्लास का ही बताओ, या फिर ओवरऑल ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट सोशल क्लासेस और ग्रुप्स के बारे में बताओ। वो आप अपने आप एक एक पॉइंट में एक एक लिखोगे। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ये सारा का सारा दिया है। आओ एक बार डिस्कस करते हैं, 1 मिनट बस, आओ एक बार डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे रिच पेजेंट। हाँ, तो रीजंस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सोशल क्लासेस एंड ग्रुप्स इन द सीडीएम मूवमेंट आर एज फॉलोज। सबसे पहले बात करेंगे रिच पेजेंट्स के बारे में। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पेजेंट्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया। रिच पेजेंट्स और कम्युनिटीज जैसे कि पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी ने मूवमेंट को ज्वाइन किया because being producers of commercial crops they were hard hit by the trade depression। ये लोग काफी ज्यादा बेटा, जब एनसीएम भी आई इन लोगों को काफी नुकसान हुआ था क्योंकि इनकी क्रॉप्स नहीं जा रही थी, ट्रेड नहीं हो रहा था। स्टिल अपने देश के लिए इनने सीडीएम में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप बच्चों जानते हो, एक एक कम्युनिटी अपनी सेल्फिशनेस की वजह से जुड़ी, और ये बुरा भी नहीं है। रिच पेजेंट्स ने चाहा कि हमारा कारोबार सही हो जाए, हमारा रेवेन्यू वापस से जनरेट होना शुरू हो जाए। तो द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड मेड देम फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो ये लोग किसके लिए लड़े बच्चों? हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट लड़े। पुअर पेजेंट्स ने ज्वाइन की मूवमेंट क्योंकि उनको रेंट्स देने में मुश्किल हो रही थी, तो ये रेंट्स बचाने के लिए इसमें जुड़े कि हमारे अनपेड रेंट्स को माफ कर दिया जाए। Business class, they reacted against colonial policy that restricted activities because they were keen on expanding their business। Business classes को तो ट्रेड से मतलब था और ट्रेड उस टाइम पे रुका पड़ा था, तो इन्होंने कहा ठीक है एक बार को हम दाव पे भी लगा देते हैं ट्रेड, लेकिन हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज सिंपल चाहिए। So they wanted protection against imports of foreign goods। They thought that Swaraj would cancel colonial restrictions and trade जो होगा वो वापस से सही तरीके से होने लग जाएगा, ये उनका मानना था। So they also wanted protection against the rupee sterling foreign exchange ratio। जिस तेजी से डॉलर बढ़ रहा था और रुपी की वैल्यू कम हो रही थी, इससे भी ये लोग डिस्टर्ब थे। बेटा बिजनेस क्लास है, इनका तो काम ही सारा यही है। इसीलिए इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में, और साथ साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाई 1927 में। ये दो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ट्रेड के रिगार्डिंग काम करती थी, फिक्की और ये इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड कांग्रेस। नाउ वर्किंग क्लास, इन्होंने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि ये वर्किंग क्लास है। एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिलेक्टिवली, क्योंकि वो गांधीयन प्रोग्राम की वजह से बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन गुड्स को, ताकि अपनी वर्किंग कंडीशंस को वो इंप्रूव करने के लिए आवाज उठा सके। विमेन ने भी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन दिखाई मूवमेंट में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में, मार्चेस में, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लोथ को हटाया, लिकर शॉप्स को बंद किया, और बहुत सारी औरतें तो जेल में भी गई। तो ये सारी कम्युनिटीज ने इस तरीके से सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसी से रिगार्डिंग इसी टॉपिक के अगेन आता है क्वेश्चन, सम ऑफ द मुस्लिम्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स ऑफ सीडीएम। कुछ मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन ने सीडीएम के प्रति बड़ा ही ठंडा रिएक्ट किया। ल्यूकवार्म मतलब ठंडा, क्यों? Large section of Muslims were lukewarm in the response of CDM। The decline of Khilafat and non-cooperation movement led to the alienation of Muslims from Congress। बेटा मैं आपको सच बात बताती हूँ, मुस्लिम्स ना बड़े ऑड चल रहे थे, हिंदूज और मुस्लिम्स में बहुत ऑड चल रहा था। मुस्लिम्स कहते थे आप लोग हमें पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन नहीं देते, कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना हमारे देश में, ऐसा कहा जाता है। मतलब वो लोग कहते हैं कि हमें आप लोग पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देते, बल्कि गांधी जी मान गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना को जितवाया भी था, वो एरियाज में जीते भी थे। अभी रिसेंटली ध्रुव राठी की एक वीडियो आई है 1946 पे, कमाल की वीडियो है, कमाल की वीडियो है, देखना जरूर मेरे कहने पे, ध्रुव राठी सर की 1946 की द अनटोल्ड स्टोरी, कि व्हाट हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1946 जब पार्टीशन हुआ, हु वाज रिस्पॉन्सिबल एंड हु डिमांडेड पाकिस्तान अलग हो जाए और इंडिया अलग हो जाए ब्रिटिशर्स के अलावा। तो यहाँ पे भी ये खिलाफत मूवमेंट खत्म हो रही थी, मुस्लिम्स की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी पॉलिटिकली। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस वाज सीन टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स, हिंदू महासभा।
तो मुस्लिम्स को इससे प्रॉब्लम होती थी बच्चों। हिंदूज और मुस्लिम्स का रिलेशन काफी खराब चल रहा था। मुस्लिम लीग गेन्ड प्रोमिनियंस विद इट्स क्लेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स एंड डिमांडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम। इन्होंने डिमांड करी सेपरेट इलेक्टोरेट, हमारे इंडियंस ने मना कर दी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट इज अ वेरी वेरी बैड आइडिया। हमने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही नहीं, हमने SC STs के लिए भी किया। बट क्योंकि पूना पैक्ट में पहले, रिमेंबर पूना पैक्ट में पहले BR अम्बेडकर जी के साथ जो पैक्ट साइन हुआ उसमें SC ST OBC को रिजर्व सीट्स मिली, सो दे आल्सो डिमांडेड फॉर द सेम कि सेपरेट इलेक्टोरेट। पहले उन्होंने डिमांड किया जस्ट लाइक देम, फिर उन्होंने बाद में ये भी कहा कि रिजर्व सीट दे दो। तो OBC में हमारे देश में अभी भी मुस्लिम्स को लिया जाता है। ओके, I think the last topic question from this chapter, and very pyara question. Sense of collective belonging came partly through the experience of ununited struggles, folklore songs. बताइए, how did people belonging to different communities, regions, language groups develop a sense of collective belonging? सब ने मिलके देश के लिए एक प्यार की भावना, एक यूनिटी की भावना कैसे उजागर करी, तो ये बताना है इसके अंदर। तो बच्चों क्या है इसके अंदर? इसमें कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। भारत माता के बारे में बताएंगे कि भैया भारत माता हमारी फीमेल एलिगोरी जी बनी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की इमेज को पोर्ट्रे किया, जिसके अंदर ये एक एशियाटिक फिगर थी। यहां पे इन्होंने इनको काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल दिखाया। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. पुरानी गीत गाए गए, पुराने आइकन्स और सिंबल्स। स्वदेशी मूवमेंट में फ्लैग्स, हमारे फ्लैग्स भी हमारी हिस्ट्री दिखाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारी हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने कुछ और लिखी थी, फिर हमारे इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री खुद दोबारा लिखी, जो हमारे इंडियंस को बताई गई। ठीक है बच्चों, identify the correct option. The act was passed by the Imperial Legislative Council. इसने काफी पावर दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, और इसने गवर्नमेंट में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए जेल में डाला। बेटा ये तीनों की तीनों चीजें हुई थी रॉलेट एक्ट में, रॉलेट सत्याग्रह एक्ट, जो सत्याग्रह के अगेंस्ट में लाया गया था। ये फिगर में डज नॉट है, ये फिगर भारत माता की अवनींद्रनाथ जी के द्वारा बनाई गई, बिल्कुल सही। फीमेल एलिगोरी है इंडिया की, बिल्कुल सही। पोर्ट्रे है डिवाइन और स्पिरिचुअल की तरह, बिल्कुल सही। लेकिन ये राजा रवि वर्मा में बनाई, ये गलत है, ये उन्होंने नहीं बनाई। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, डज नॉट वाला हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों कि प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड लॉन्च द CDM मूवमेंट। तो ये कहां हुआ? सॉल्ट लॉ कहां ब्रेक किया गया बच्चों? दांडी, दांडी। The place associated with the peasants who suffered from crop failure, खेड़ा, गुजरात। हिस्ट्री के मैप में ऑलरेडी मार्क्ड आता है, आपको बस नाम आने चाहिए। ऑलरेडी मार्क्ड आएगा, आपको बस नाम आने हैं। लोकेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1927, मद्रास, क्योंकि 1920 में कैलकाटा और नागपुर था, सितंबर और दिसंबर। प्लेस वेयर गांधी जी सेरेमनीली वायलेटेड, ये सेम ही है, सेम ही है। कैलकाटा सेशन, नागपुर सेशन दिसंबर, मद्रास सेशन जो अभी पीछे पूछा था ये वाला आ गया मद्रास। यहां पे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सत्याग्रह मूवमेंट आ गई, ये दांडी आ गई, और ये आ गया जलियांवाला बाग वाला। अगर आ जाए कि जलियांवाला बाग मैसेकर कहां हुआ था, अगर वो आ जाए तो ये, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बस ये चीजें हैं, बस। मैप भी हो गया, मैप भी हो गया, सिंपल है। ठीक है, ओके जी, ओके ओके कर दो यार, कमेंट्स में कर दो ओके ओके। बढ़े आगे। चैप्टर नंबर 3, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसका सिर्फ और सिर्फ 1.1 टॉपिक ही एग्जाम में आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 सबसे मेजर क्वेश्चंस है, सिल्क रूट वाला
और फूड वाला, सबसे मेजर 2 क्वेश्चंस, और इसकी वेटेज भी 2 से 3 नंबर ही है, 2 नंबर ही है वैसे तो। चलो, सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। बेटा यहाँ पे आपको क्या बताना है, ट्रेड के बारे में भी और कल्चर के बारे में भी। तो ट्रेड के बारे में आप कैसे बताओगे, एक सेकेंड। सिल्क रूट एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया ये वाला रूट, और यहाँ पे एशिया से, यूरोप से, नॉर्थन अफ्रीका बहुत कुछ ट्रैवल कराया गया। सिल्क रूट सिर्फ सिल्क ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें, चाइनीज सिल्क कार्गो से लेकर चाइनीज पॉटरी, प्रीशियस मेटल्स, ये सब इस रास्ते से गए। ये तो हो गया ट्रेड के बारे में। अब ये हो गया कल्चर के बारे में। पुराने जमाने में क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, ये भी इस रास्ते से ट्रैवल किए। बुद्धिज्म भी हमारे देश में बाहर से ही आया। ये सारी, बेटा क्रिश्चियनिटी बाहर के देश में ज्यादा है और हमारे यहाँ पे ट्रैवल करके आई थ्रू दीज रूट्स, तो कल्चर भी काफी ज्यादा ट्रैवल किया। एग्जाम्पल बताइए, फूड ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, या फिर ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड्स दे ट्रैवल्ड। पोटैटो, स्पेगेटी, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने, बेटा छोटा चैप्टर है, वन शॉट डला हुआ है, बता रही हूं मैं। यूरोप का, इंडिया का, ग्लोबल का, प्रिंट का, सबका डला हुआ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसी साल अभी। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ने इंट्रोड्यूस की न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल्ड। ऑफ कोर्स, जहां जाएंगे वहां कुछ उगाएंगे। Ready food stuff in distant parts of the world might share common origins like spaghetti and noodles. Perhaps other Arab traders pasta लेके आए सिसिली में, now in Italy. तो actually में pasta is not an Italian dish. It was by Arabs. Similar foods were known in the India and Japan, so the truth about their origins may never be known. ऐसी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका ओरिजिन हमें पता ही नहीं है। मुझे तो लगता था आलू भी यहीं का है। Yet such guesswork suggests the possibilities of long-distance cultural contract. Many of our common foods like potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on were not known to our ancestors. हमारे बड़े बूढ़े इसको जानते ही नहीं थे centuries ago. ये फूड जो थे ये इंट्रोड्यूस किए गए यूरोप और एशिया में आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस, वन मार्कर, accidentally discovered the vast continent that would later become known as the America. इन्होंने जब अमेरिका डिस्कवर किया, यहीं से पोटैटो की खेती भी सामने आई। है क्यों या? ओके। न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। ये है इरिश पोटैटो फमाइन वाला। इसमें क्या है, कभी कभी न्यू क्रॉप्स जो होती हैं वो लाइफ और डेथ की सिचुएशन में लेके आ जाती है। यूरोपियंस पुअर्स बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर जब हम्बल पोटैटो आया, क्योंकि मीट को रिप्लेस किया हम्बल पोटैटो ने। आयरलैंड के पुअर पेजेंट इस पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि जब इसकी खेती में कमी आई तो बहुत सारे लोगों की भूख के मारे जान चली गई। हंग्री चिल्ड्रन पोटैटोस को खोदते थे लेकिन वो नहीं निकलते थे। ग्रेट इरिश पोटैटो फेमाइन के टाइम पे 10 लाख पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन एंड डबल द नंबर एमाइग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क। इससे डबल तो भैया कहीं ना कहीं भाग, एमाइग्रेटेड लिखा है मतलब कंट्री से बाहर गए, इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, सिल्क रूट ऑफ ये तो हो गया, ये तो हो गया, सेम ही था, बस इतना ही है, उसमें ज्यादा नहीं है। अब हम चलेंगे हमारे आखिरी चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। वन मार्कर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है करने, क्योंकि बहुत सारे हैं इसके वन मार्कर्स। कितनी बुक्स, कितने राइटर्स, कितने ईयर्स। बेटा जी जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे, भर भर के रिसोर्स आते रहते हैं। ठीक है, फिर से बता रही हूं आप लोगों को, सारा कुछ इसमें मिल गया है। तो अभी भी अगर सोच रहे हो कि क्या करें, तो ये किताब लो और साथ में हमारा क्रैश कोर्स ले लो। क्रैश कोर्स मिल रहा है 1000 रुपए में, चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब एक एक चैप्टर अच्छे से घुस घुस के किताब में। मिस कर जाओगे, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ, 18 नवंबर को ही शुरू हुआ है, अभी भी जुड़ सकते हो, अभी भी समय है। हिस्ट्री पूरी बची है बैच में, पूरी की पूरी जियोग्राफी बची है बैच में, आधी सिविक्स बची है बैच में।
जुड़ सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साइंस एंड फन की ऐप पे जाके क्रैश कोर्स ले सकते हो। टाइमिंग शाम की है, 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, सब कुछ वहीं पे सिखा के भेजा जाता है। घर पे बस आधा घंटा सेल्फ स्टडी करोगे, सब याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्लीज वन शॉट देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कोई कहानी तो है नहीं कि कहानी है कोई जैसे यूरोप में है, इंडिया में है। तो चैप्टर समझ लेना एक बार, इसको बस एक बार समझ लेना, 2x में देख लेना चैप्टर। What was the impact of print revolution? बच्चों, प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? जब हम शिफ्ट हुए हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, सबसे पहली बात तो रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है। इससे लोगों का रिलेशन बिटवीन, मतलब लोगों का रिलेशन विद द बुक्स चेंज हुआ। इसने लोगों को अपना परसेप्शन देना, अपनी बात रखना सिखाया। What was the importance of the printing press in the spread of Protestant Reformation? बेटा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है मार्टिन लूथर की कहानी। क्या हुआ बच्चों, एक्चुअल में जो प्रिंट का खतरा था वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स को काफी होने लगा कि कहीं हम प्रिंट में कुछ भी ना छाप दें जिससे रिलीजन के ऊपर बात आ जाए। ऐसा तो होता है, रिलीजन के ऊपर कुछ बोल दो तो भैया लोग चढ़ जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो इसीलिए मार्टिन लूथर की कहानी बताई जाती है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। पहली बात तो 1 मार्कर में आता है कि ये लाइन किसने बोली, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये लाइन किसने बोली बच्चों? ये लाइन बोली मार्टिन लूथर ने। किसने बोली? मार्टिन लूथर। इससे क्या तात्पर्य था? इसका ये तात्पर्य था कि इन्होंने 1517 में एक बुक लिखी 95 थीसिस, जिसमें इन्होंने कैथोलिक धर्म के लोगों को क्रिटिसाइज किया कि आप किस तरीके से अपने तौर तरीके हैं, आपके किस बेसिस पे आप ही अपने तौर तरीके अपनाते हैं। इस प्रिंटेड कॉपी को इन्होंने विंटरबर्ग के चर्च पे भेज दिया। उनकी राइटिंग्स इतनी ज्यादा फैल गई, लोगों तक पहुंची कि लोग तो सवाल जवाब करने लगे। इस प्रिंट ने एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जिससे सामने वाले लोग डरने लगे, जिसकी वजह से चर्च में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का बंटवारा हो गया और इससे शुरुआत हुई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। मार्टिन लूथर वॉज अ प्रोटेस्टेंट, और एक इरास्मस नाम का भी बंदा है, बॉक्स में दिया हुआ है, वो भी एक प्रोटेस्टेंट था। प्रिंट ने लोगों को इनकरेज किया टू थिंक रीजनेबली एंड क्वेश्चंस। ये नहीं है ना जो पढ़ लोगे वो मान लोगे, वो लोग क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे, पूछते भी थे कि हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है ये। द प्रिंट क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। इंपॉर्टेंट, ये है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट वाले टॉपिक से, जिसके अंदर लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने भी कहा था कि ये एक इंजन है और इसको चलाने वाले हैं लोग, इसमें बोलने वाले हैं लोग। प्रिंट पॉपुलर क्या किया इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में? इन्होंने एनलाइटमेंट थिंकर्स जैसे कि रोशे, वॉल्टेयर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जीन जैक्वस, इन सब की कहानियों को, इन सब की फिलॉसफीज को किताबों में उतारा। प्रिंट ने डायलॉग और डिबेट का एक कल्चर शुरू किया जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से बात करके बुक्स के थ्रू ही आंसर और क्वेश्चन किया करते थे। तीसरा, ये 3 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है। 1718 में जब जमाना आया कार्टून्स और कैरिकेचर्स का, जहां जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वो भी कहानियां फॉर्म कर लेते थे और समझ लेते थे, यूजिंग एंड स्टडिंग दीज कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स भी कुछ इसी तरीके के, जैसे आपकी सिविक्स की किताब में भी है, वो कैरिकेचर्स है। अच्छा, विमेन के ऊपर रोल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गेव विमेन अ चांस टू शेयर देयर फीलिंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जाम्पल। अब यहाँ पे विमेन का रोल लिखना है बच्चों, विमेन का रोल, प्रिंट एंड विमेन। टॉपिक 8, प्रिंट कल्चर और उसके इंपैक्ट वुमेन पे क्या रहे। प्रिंट कल्चर में इंडिया में 19th सेंचुरी में इसने काफी एक अच्छा रोल प्ले किया टू अवेकन, जगाने के लिए औरतों को एक्चुअल में, जिसके थ्रू औरतें इंफॉर्मेशन के लिए पूछ सकती थी और इनके लिए ये इंफॉर्मेशन लेनी बड़ी एक्सेसिबल थी थ्रू बुक्स। रस सुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में जिसकी शादी हुई, इन्होंने सबसे पहली अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जो कि कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी थी, जिसका नाम था अमर जिबान। पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी।
बहुत सारी और भी औरतें जैसे कि कैलाश बासनी देवी, इन्होंने भी विमेन्स के एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया। ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, इन्होंने भी अपर कास्ट हिंदू विमेन के बारे में लिखा। तमिल राइटर्स ने भी स्टेटस ऑफ विमेन को दर्शाया। अर्ली 20th सेंचुरी में विमेन के ऊपर काफी गाथाएं लिखी गई, जिसके अंदर विडोहुड के बारे में भी बताया गया। स्त्री धर्म, विडोहुड के कैसे एक विधवा औरत अपनी जिंदगी जीती है, ये सब इसमें दिखाया गया बच्चों। देखिए प्रिंट कल्चर एक बहुत लेंदी चैप्टर है, आने को इसमें सेंसरशिप से भी क्वेश्चन आ सकता है, आने को इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ देखो 80-20 रूल तभी तो हुआ ना, 20% से 80% लाना। मेरी खुशकिस्मती होगी, आपकी खुशकिस्मती होगी अगर आप ये लेक्चर देख के जाएं और आपके एग्जाम में आए। बस प्लीज मुझे इस कमेंट्स में बताना जरूर, ये लेक्चर देखने के बाद अगर एग्जाम में आपके इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी। सारे तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि यूरोप से बेटा एक ही क्वेश्चन आएगा बड़ा, तो 11 में से एक ही आएगा। तो अगर इसमें से आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनकी हेल्प करना, क्योंकि यही सबसे बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए हर एक इंसान की। इस टाइम पे तो सबकी मदद करो। अरेंज कीजिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जॉन गुटेनबर्ग के बारे में भी आ सकता है, उसकी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आता है। इन्वेंट की प्रिंटिंग प्रेस 1430 में, 1448 में इसने परफेक्ट किया था सिस्टम। मेनोक्यू की कहानी, मार्टिन लूथर की कहानी और फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। तो बच्चों सबसे पहले इसमें क्या होगा, मार्टिन लूथर वाला तो 1517 वाली चीज थी, तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर फोर्थ, फिर इसके अंदर आएगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। कहानी से ही पता चल गया, ईयर्स याद करने की भी नीड नहीं है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों, बहुत आते हैं। मैं इसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी एक, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड इन द 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तुम मुझे बताओ ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, या कौन सी सही है कौन सी गलत है, तुम बताओ मुझे। एनसीईआरटी से, बीजिंग बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। बताओ जरा, बताओ मुझे 3 क्वेश्चन के जवाब दो। पहले तो इसका दो, पहले तुम इसका दो, फिर एक क्वेश्चन जाते जाते पूछूंगी जो तुम कमेंट्स में बताओ। हाँ, तो इसका क्या हो गया बच्चों, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज द वेस्टर्न पावर्स। तो बेटा जी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 19th सेंचुरी लिखा है और एक्चुअल में ये 16th सेंचुरी थी। यहाँ पे बीजिंग लिखा है, यहाँ पे शंघाई था, तो दोनों की दोनों इनकरेक्ट है, दोनों की दोनों इनकरेक्ट है। आपको मुझे सबसे पहले कमेंट्स में बताना है कि सबसे पहले 3 कौन सी जगह थी जहां पे प्रिंट आया, और दूसरा मुझे बताना है आपको चाइनीज की पहली प्रिंटेड बुक का नाम और जापान में पहली प्रिंटेड बुक्स का नाम। एक चाइना की थी और एक जापान की थी, तो 3 चीजें बतानी है, 3 कंट्रीज, पहली बुक ऑफ चाइना, पहली बुक ऑफ जापान। ये आपको मुझे कमेंट्स में आंसर करना है। आपको ये सेशन कैसा लगा, और क्या ऐसा ही सेशन आपको होल इको, होल जियो, होल सिविक्स का चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मुझे चाहिए अच्छे से, मतलब ज्यादा ज्यादा लाइक्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स, तो आपके पास बहुत जल्दी वो सेशन भी आते जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई नो यू विल एस योर एग्जाम्स। बाय बाय, पढ़ते रहिए।